हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू अनअकैडमी सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। तो गाइस, आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 डिमांड एंड सप्लाई की यूनिट नंबर 1 लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। चलिए अब हम किस पे आ गए? अब हम आ जाते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पे। अब देखिए, दो वर्ड आपको हमेशा समझने होंगे, एक होता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए, आपको दिखेगा एक होता है इंक्रीज और डिक्रीज और एक होता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है? बहुत ईजी तरीके से समझेंगे आप कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। थोड़ी सी शीट्स ऐड कर लेते हैं ना। चलिए, तो क्या होता है, देखिए, एक होता है हमारा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हम कह रहे हैं किसी भी गुड्स के प्राइस और उसके बीच में, देखिए हमने बात क्या की थी, एक होता है हमारा टिप्पर ए सीएनजी। तो टिप्पर ए सीएनजी में एक तो होता है हमारा, अगर हम समझने की कोशिश करें तो टिप्पर ए सीएनजी होता है। तो टिप्पर ए सीएनजी में से आपको प्राइस तो हटा देना है अलग और बाकी के टिप्पर के फंक्शन हटा देने हैं अलग। अब समझने की कोशिश कीजिए, हमने एक डिमांड कर्व बनाया। इस डिमांड कर्व में क्या हो रहा है कि जब प्राइस क्या हो रहे हैं, जैसे सपोज दैट प्राइस थे 10 रुपये के, तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 20 रुपीज़ की, 20 यूनिट्स की, ठीक है। जब प्राइस थे कितने रुपए के, सपोज दैट हो गए 12 रुपीज़ की, तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई और ये गिर के आ गए 18 यूनिट्स पे। जब प्राइस हो गए कितने 15, तो इस केस में क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, सपोज दैट 12। और जब प्राइस हो गए कितने 20, तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई सपोज दैट 10। आ रही बात समझ में? तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे से 20 है, तो सपोज दैट 20 है, तो एक सेकेंड, देखिए अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। और जब आप इसके एंड्स को जोड़ोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा, ये ग्राफ कैसा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, सपोज दैट कि जो प्राइस है वो कितना है ओरिजिनली, अभी जो प्राइस है वो कितना है, सपोज दैट 10 रुपये का प्राइस है। तो 10 रुपये के प्राइस में आप कितनी यूनिट परचेज कर रहे हो, 20 यूनिट परचेज कर रहे हो। आ रही है बात समझ में? अगर प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, अगर प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और प्राइस इंक्रीज हो जाता है 15 यूनिट से, तो आप कितनी यूनिट परचेज करोगे, आप परचेज करोगे 12 यूनिट। कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर डिमांड ग्राफ में आप इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर शिफ्ट कर जाओगे, यानी कि मूवमेंट कैसा होगा, अपवर्ड मूवमेंट। डिमांड ग्राफ तो सेम रहेगा, केवल और केवल मूवमेंट कैसा हो जाएगा, अपवर्ड। तो जो हमारा अपवर्ड मूवमेंट होता है, वो अपवर्ड मूवमेंट इक्वल होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब भी डिमांड में आती है कमी, डिमांड देखिए कम हो गई ना, 20 यूनिट थी अब 12 यूनिट हो गई, डिमांड कम हो गई, प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ये डिमांड का रिडक्शन, डिक्रीज इन द डिमांड नहीं माना जाता, इसको माना जाता है कॉन्ट्रैक्शन। अब आप कहोगे कॉन्ट्रैक्शन क्यों माना जाता है, डिक्रीज क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि जब हम इंक्रीज और डिक्रीज बताएंगे तब समझेंगे इस बात को। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये तो था हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्शन। अब हम क्या करते हैं, सेम डिमांड ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, हम सेम डिमांड ग्राफ बनाएंगे। हमने एक डिमांड ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ हमने रखा 10 रुपये और यहाँ रखा 15 रुपीज़ और यहाँ रखा 20 रुपीज़ और यहाँ यूनिट कितनी रखी, यहाँ यूनिट रखी 10 यूनिट्स, यहाँ 15 यूनिट्स, यहाँ 20 यूनिट्स। आ रही बात समझ में? सपोज दैट इस केस में जो करंट प्राइस है वो कितना है, 15। करंट प्राइस 15 है तो करंट क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 15। आ रही है बात समझ में? कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, अगर प्राइस 15 से घट के कितने हो जाते हैं, 10। अगर प्राइस हो जाते हैं 10, तो 10 वाले प्राइस के केस में जो डिमांड है वो कितनी हो जाएगी, 20 यूनिट की। अब हम डिमांड ग्राफ में पहले इस वाले पॉइंट पे थे, अब हम इस वाले पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि जो मूवमेंट है कैसा है, डाउनवर्ड। तो जब भी क्या मूवमेंट होता है हमारा, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। जब भी मूवमेंट कैसा होता है, डाउनवर्ड,
इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? डिमांड का बढ़ना, और डिमांड का बढ़ना किस वजह से? प्राइस के चेंज होने की वजह से। तो जब भी प्राइस के चेंज होने की वजह से, जब भी प्राइस के, अब समझने की कोशिश कीजिए, प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड कम या ज़्यादा होती है तो उसे हम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी प्राइस चेंज होगा, और प्राइस के चेंज होने से, अब प्राइस को भी क्या कर देते हैं, ठीक से लिख देते हैं इस प्राइस को, इस प्राइस को पूरा लिख देते हैं, ये पी दिखाई दे रहा है वरना, तो हम क्या करें, प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड कम या ज़्यादा होती है तो उसे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब उसके बाद हमें क्या समझना होगा, अगर ये हमने प्राइस वाला पॉइंट समझ लिया है तो अब जाके हमें क्या समझना पड़ेगा, इंक्रीज और डिक्रीज। आ रही बात समझ में? देखिए, अब ये तो हमने समझ लिया कि अगर प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो डिमांड एक्सपेंड होगी, प्राइस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब एक्सपेंशन होता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, गलत नहीं जाना है। हम क्या समझते हैं ज़्यादातर टाइम कि अपवर्ड मूवमेंट है तो एक्सपेंशन है, नहीं, अपवर्ड मूवमेंट है, डिमांड कम हो रही है, और जब डिमांड कम होती है उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और जब डाउनवर्ड मूवमेंट है, डिमांड एक्सपेंड हो रही है यानी कि इंक्रीज हो रही है, उसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। अब समझेंगे अगला वाला पॉइंट, अगला वाला पॉइंट समझेंगे हम जल्दी से। अब क्या समझेंगे हम, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज एंड, अब इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कैसे होता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ये है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है, अब लाइनिंग्स नहीं बनाएंगे, केवल और केवल डिमांड कर्व हमने बनाया। सपोज दैट हम कह रहे हैं 10 रुपये का प्राइस है, तो सपोज दैट क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 20 यूनिट्स की, और अगर कितने का 20 रुपीज़ का प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड है सपोज दैट कितनी की, 15 यूनिट्स की। अब समझने की कोशिश कीजिए, इस गुड्स का प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस चेंज नहीं हुआ, पर लोगों के टेस्ट बदल गए, प्रेफरेंसेस बदल गए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई, या फिर हम कह रहे हैं लोगों की इनकम बढ़ गई। अगर मैं कह रही हूँ कि जो करंट प्राइस कितना है, करंट प्राइस है 10 रुपये का, 10 रुपये में कितनी यूनिट खरीदनी थी, 20 यूनिट्स। प्राइस अब भी 10 का 10 ही है, अब भी 10 का 10 ही है प्राइस, पर कहीं ना कहीं क्या हो गया, लोगों की इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ जाएगी तो लोग अब क्या करेंगे, 10 रुपये में यूनिट खरीदेंगे, सपोज दैट 25 यूनिट। जब लोगों ने 10 रुपये में 25 यूनिट खरीदी तो मेरा डिमांड कर्व पहले ये बना हुआ था, अब मेरा डिमांड कर्व कहीं ना कहीं, अब मेरा डिमांड कर्व कहाँ मूव कर जाएगा, समझने की कोशिश कीजिए। अब मेरा डिमांड कर्व कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आ जाएगा, यानी कि मेरे डिमांड कर्व में हो जाएगा मूवमेंट, और ये क्या है हमारा, ये है राइटवर्ड शिफ्ट। क्या हो जाएगा, मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, इसको हम कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन द डिमांड, इंक्रीज इन द डिमांड। आ रही बात समझ में, ये इंक्रीज इन द डिमांड क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट। आ रही बात समझ में। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या समझते हैं, सपोज दैट मैं कह रही हूँ कि जो प्राइस है वो तो इतना का उतना ही है, पर लोगों के टेस्ट बदल गया, प्रेफरेंसेस बदल गए, लोग कह रहे हैं अब ये जो गुड्स हम पहले कंज्यूम करते थे ये गुड्स अब फैशनेबल नहीं रहा, फैशनेबल नहीं रहा तो हमें क्या करना है, दूसरा गुड परचेज करना, अब हम ये गुड्स परचेज नहीं करेंगे। तो अब 10 रुपये पे जो प्राइस पहले क्वांटिटी डिमांडेड 20 यूनिट्स की थी, अब वो क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी केवल और केवल 15 यूनिट की। अब लोग कितनी यूनिट खरीद रहे हैं, 15 यूनिट खरीद रहे हैं, तो डिमांड कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा। तो डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज इन डिमांड कब होता है, जब होता है राइटवर्ड शिफ्ट। और डिक्रीज इन डिमांड कब होता है, डिक्रीज इन डिमांड तब होता है जब होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट।
आ रही बात समझ में? इंक्रीज इन डिमांड कब होता है? जब होता है राइटवर्ड शिफ्ट, और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? जब होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और अगर हमने इससे पहले वाली बात की थी डाउनवर्ड अपवर्ड, तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसको हम कहते हैं आधी बात समझ में? क्या कहेंगे हम इसे? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो इतनी बात हमने समझ ली। इंक्रीज और डिक्रीज कॉज्ड बाय द नॉन प्राइस फैक्टर। देखिए लिखा हुआ है इसमें कि जो नॉन प्राइस फैक्टर होते हैं ना, उनकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। यानी कि प्राइस की वजह से क्या होगा? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से क्या होगा? हमारा इंक्रीज और डिक्रीज। आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं। अब आएगा इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इसी लेक्चर से रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को और डिसाइड कर लेते हैं। इतनी बात तो हमें सभी को समझ में आ गई कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है। अगर हम बात करते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया, इंक्रीज डिक्रीज समझ में आ गया, मार्केट डिमांड कर्व समझ में आ गया, डिमांड कर्व समझ में आ गया, डिमांड शेड्यूल समझ में आ गया, साथ साथ में हमें समझ में आ गए ये सारे के सारे व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। साथ साथ में अगर हम बात करते हैं टिप्परी सीएनजी, हमें ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अब हम करेंगे जितना पार्ट अभी हमने आज ख़त्म किया है उस पार्ट की हम क्या कर लेते हैं, अब रीडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या कर लेते हैं हम, अब थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं जितना पार्ट हमने फिनिश किया है उसकी। तो रीडिंग करने के लिए चलिए स्टडी मटेरियल पे आ जाइए। स्टडी मटेरियल पे आके देखिए, आपने क्या देखा होगा यहाँ पे? डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन देखिए क्या कहता है कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स वाई पी आर। वाई का मतलब होता है इनकम, पी एक्स का मतलब होता है प्राइस, पी आर का मतलब होता है अदर फैक्टर। देखो कह रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, और ये क्यू एक्स क्या होता है? डिमांड। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं बता रहा होगा ये कि डिमांड फंक्शन स्टेटेड इज अबव डज नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्यू एक्स एंड पी एक्स, M and PR. For this, we need to write the demand function in a particular form with a specified value of the explanatory variables appearing on the right hand side. For example, वो क्या कह रहा है? QX is equal to 45 plus 2Y plus 1 और PR is equal to minus 2. In this unit, we will be studying demand as a function only, price keeping everything remaining the same. Law of demand के बारे में बात कर रहा है। तो अब लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि द ग्रेटर अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस। यानी जितनी ज़्यादा आपको गुड्स सोल्ड करनी है उतना ही ज़्यादा उस गुड्स का क्या, उतना ही कम उस गुड्स का क्या होना चाहिए? प्राइस होना चाहिए। The law of demand states that other thing being equal, when price of the goods rises, the quantity demanded of the goods will fall. Thus there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded. Ceteris paribus, other thing being are assumed to be equal and constant, and the price of the related commodities, income of the consumer, taste and preferences of the consumer, and all factor other than the price which influence the demand. फिर क्या कह रहा है? इफ दिस फैक्टर विच डिटरमाइंस डिमांड ऑल्सो अंडरगो अ चेंज देन द इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशनशिप मे नॉट बी गुड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, तो हमने कहा था कि सिट्रिस पेरिबस यानी अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, सब कुछ सेम होना चाहिए, बस प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज हो रहा है डिमांड इंक्रीज होगी। अगर हमने किसी भी फैक्टर को चेंज कर दिया, सपोज दैट हमने फैक्टर कौन सा चेंज किया? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो हम कह रहे हैं कि प्राइस के इंक्रीज होने पर भी डिमांड कम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई। आ रही ना बात समझ में? तो हम कह रहे हैं अगर कोई अदर चीज़ बदली तो ये रिलेशन इतना काम का नहीं होगा। आगे किसके बारे में बात करता है? द क्वांटिटी इज डिमांडेड इज द अमाउंट ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस, holding constant all the other factor that influence purchases. The quantity demanded of a goods or services can exceed the quantity actually sold. The law of demand may be illustrated with the help of a demand schedule and a demand curve. आगे कह रहा है डिमांड शेड्यूल। अ डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द क्वांटिटीज। डिमांड शेड्यूल इज अ table showing the quantities of a good that buyer would choose to purchase different prices per unit of a time with all other variable held constant to illustrate the relationship between the quantity of a commodity demanded and its price. We may take a hypothetical data for the price and the quantities of the ice creams. The demand schedule is drawn upon the assumption that all the other influences remain unchanged. It thus attempts to isolate the influence exerted by the price of the goods upon the amount sold.
ये क्या कह रहा है, देखिए इसने टेबल दिया, इस टेबल को पढ़िए पहले। सबसे पहले कह रहा है प्राइस पर कप ऑफ द आइसक्रीम दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है। प्राइस अगर 60 रुपीज़ है तो क्वांटिटी ऑफ द कप कितनी है, 0। 50 रुपीज़ है तो 2, 40 है तो 4, 30 है तो 6, 20 है तो 8, 10 है तो 10 और 0 अगर प्राइस हो गया तो आइसक्रीम तो फिर तो 12 यूनिट खरीदी जा रही है। यानी जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस हो गया वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम इंक्रीज हो गई। टेबल नंबर 1 shows how many cups of ice cream this particular buyer buys each week at different prices of the ice cream, holding constant everything else that influence how much of ice cream this particular consumer want to buy. If the ice cream is free, price is 0, the consumer consumes 12 cups of ice cream. As the price rise, she buys fewer ice cream. When the price 60, तो क्या करता है, कोई भी आइसक्रीम बाय करता ही नहीं है। The above table depicts an inverse relationship between the price and the quantity. आ रही बात समझ में, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। साथ साथ में वो कह रहा है एज द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम इंक्रीजेस ceteris paribus द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल। आगे कह रहा है द डिमांड कर्व। आगे कहता है क्या डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। हमने बात की थी, एक होता है डिमांड शेड्यूल, एक होता है डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल टेबुलर फॉर्मेट में होता है, डिमांड कर्व ग्राफिकल फॉर्मेट में होता है। By convention, the vertical axis of the graph measure the price per unit of the goods. The horizontal axis measure the quantity of the goods, which is usually expressed in some physical measure as per a time period. By plotting each pair of values as a point on a graph and joining the resulting points, we get the individual's demand curve for a commodity. It shows the relationship between the quantities of a good that buyers are willing to buy and price of the goods. We can now plot the data from the table number 1. देखिए टेबल नंबर 1 से जो डेटा था उसने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। 60 रुपीज़ है तो 0 की क्वांटिटी डिमांडेड है और 0 रुपीज़ है तो 12 यूनिट की क्वांटिटी डिमांडेड है। साथ में अगर प्राइस हो जाता है कितना, प्राइस अगर हो जाता है 10 रुपीज़ का तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी की है, 10 यूनिट्स की है। 20 हो जाता है तो 8 यूनिट्स की है। 30 हो जाता है तो 6 यूनिट की है। 40 हो जाता है तो 4 यूनिट्स की है। 50 हो जाता है तो कितनी, 2 यूनिट्स की क्वांटिटी डिमांडेड है। तो उसने ऊपर वाले डिमांड शेड्यूल को ही क्या कर दिया, डिमांड कर्व में कन्वर्ट कर दिया। इसको अब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। और ये भी कैसा होता है, माइनस क्यों होता है, क्योंकि माइनस रिप्रेजेंट करता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। जो प्राइस और क्वांटिटी है इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। The demand curve for a good does not have to be linear or a straight line. It can be curvilinear. तो जो डिमांड कर्व है वो कैसा हो सकता है, केवल लीनियर हो जरूरी नहीं है। देखिए लीनियर क्या है, एक लाइन में बना हुआ है, लीनियर है जरूरी नहीं, कर्वीलिनियर भी हो सकता है। वो क्या कह रहा है, देखो इट कैन बी कर्वीलिनियर, इट्स स्कोप में वेरी अलॉन्ग विद द डिमांड कर्व। यानी कि उसका जो स्कोप है वो जरूरी नहीं एक ही रफ्तार से गिरे कि प्राइस अगर 10% से कम हो रहा है डिमांड में 10% चेंज हो, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी मैनर में चेंज हो सकती है। इफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट फॉल अ कांस्टेंट प्रपोर्शन देन द डिमांड कर्व विल बी नॉन लीनियर। अगर एक प्रपोर्शन में चेंज नहीं होती है डिमांड, प्राइस के एक प्रपोर्शन में अगर डिमांड चेंज नहीं होती तो इसको हम कर्वीलिनियर का ग्राफ भी बन सकता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है जैसे कि हमने बात की थी, एक मिस्टर ए है मिस्टर बी है, 0 रुपये प्राइस होता है, मिस्टर ए 3 यूनिट खरीदते हैं, मिस्टर बी 2 यूनिट खरीदते हैं। ऐसे करके इन्होंने प्राइस के साथ मिस्टर ए और मिस्टर बी की क्या दे रखी है, क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है, साथ साथ में टोटल मार्केट डिमांड दे रखी है। अब इसके साथ उन्होंने बताया है कि एक तो बना होगा इनका पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन गया ए और बी का, और ये बन गया मार्केट डिमांड कर्व। इसने मार्केट डिमांड कर्व के बारे में बोला होगा कहीं ना कहीं, फिर उसके बाद ऊपर से पढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए पढ़ते हैं, पहले रीडिंग करते हैं, इसको पता चलेगा मार्केट डिमांड कर्व के बारे में। इसने बोला होगा कि मार्केट डिमांड कर्व ऑलवेज कैसा होता है, फ्लैटर होता है, और इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे होते हैं, स्टीपर होते हैं। क्या लिख रहा है देखो कि द मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ गुड एक्स रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज ऑफ द गुड एक्स डिमांडेड बाय all the buyer in the market for good X. The market demand curve is obtained by horizontal summation of all individual demand curve. If we plot the market demand schedule on a graph, we get the market demand curve. Figure 2 shows the market demand curve for commodity X. The two consumer A and B have different individual demand curve corresponding to their different preferences for good X. The two individual demand curve are shown in figure 2 along with the market demand curve for good X. When there are more than 2 consumer in the market for some goods, the same principle continues to apply and the market demand curve would be horizontal summation of the all market participants. ऐसा कुछ इसमें था नहीं अभी तक। Individual demand curve the market demand curve, like the individual demand curve, slopes downward to the right because it is nothing but the literal summation of the individual demand curve. In addition to the demand schedule and the demand curve, buyers' demand for a goods
can also be expected algebraically using a demand equation. The demand equation relates the price of the goods denoted by P to the quantity of the good demanded denoted by Q. यहाँ पे क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व वेयर वी होल्ड एवरीथिंग एज कांस्टेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय लीनियर फंक्शन डिमांड कर्व. वी कैन राइट Q इक्वल्स टू A माइनस बी क्यू. आ रही बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई. उसके बाद वो क्या कह रहा है, वेयर A इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट एंड B इज द स्लोप. B क्या होता है, स्लोप. स्लोप का मतलब क्या होता है, डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा Q इज द स्लोप. आगे क्या कह रहा है, देखो फॉर एग्जाम्पल फॉर अ डिमांड फंक्शन Q इक्वल्स टू 100 2P. 100 2P, 2 क्या है, स्लोप. आ रही बात समझ में. और अब वो क्या कह रहा है, देखो P इक्वल, अब P कितना होगा, देखो P होगा हमारा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 2P है, इसको हम यहाँ ले, अगर हम बात करते हैं ये माइनस का है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इस 2P को अगर हम यहाँ ले लें तो ये हो जाएगा, इसलिए 2P प्लस Q, और प्लस Q माइनस का Q हो जाएगा, तो 100 माइनस Q, और ये अगर हम 2 करें तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो हाँ सही है, ये आएगा 50 माइनस Q डिवाइड बाई 2. ठीक है, P इक्वल्स टू, ठीक है. अब इसको इतना कोई दिमाग लाने की जरूरत नहीं. डिमांड फंक्शन में डिमांड फंक्शन केवल और केवल आपको फंक्शन ऑफ दी उसके हिसाब से पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड. ठीक है, केवल आपको याद रखना है कि B कैसा होता है, वर्टिकल इंटरसेप्ट होता है, और P कैसा होता है हमारा, P तो होता है B होता है स्लोप, और A क्या होता है हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट. अब आता है हमारा रेशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, कि वाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स. हमने बात की थी कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है किसकी वजह से, 3-4 चीज़ों की वजह से. जैसे था हमारा, देखिए एक ये लिखा होगा आपको, इनकम, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. यानी प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट 2 चीज़ों से मिलकर बनता है. प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड 2 चीज़ रीजन की वजह से गिरती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की वजह से, दोनों इसने एक साथ दे दिया है. आ रही बात समझ में. उसके बाद कह रहा है ये कौन सा, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, यानी कि MU की बात कर रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है. आ रही बात समझ में. अराइवल ऑफ द न्यू कस्टमर के बारे में बात कर रहा है, डिफरेंट यूजेस के बारे में बात कर रहा है. आ रही बात समझ में. चलिए अब चलते हैं आगे. सबसे पहले क्या कह रहा है ये, सबसे पहले कहता है प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस, द प्राइस इफेक्ट विच इंडिकेट्स द way the consumer's purchase of good X change when its price changes is the sum of its 2 components, namely substitution effect and income effect. Substitution effect हिक्स एंड एलन ने दिया था, आपको बताया था, J.R. हिक्स एंड एलन ने दिया था. इन्होंने क्या कहा था, हिक्स एंड एलन हैव एक्सप्लेन्ड द लॉ इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट. The substitution effect describes a change in demand for a product when its relative price changes. When the price of a commodity falls, the price ratio between items change and it become relatively cheaper than the other commodity. Assuming that the price of all other commodities remain constant, it induces consumer to substitute. The commodity whose price has fallen, or for other commodities which have now become relatively expensive, the result is that the total demand for the commodity whose price has fallen increases. This is called substitution effect. यानी कि नॉर्मली क्या कह रहा है कि टी और कॉफ़ी है, अगर कॉफ़ी के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं, चाहे टी के प्राइस इंक्रीज ना हुए हों, फिर भी टी वाले कस्टमर क्या कर जाएंगे, कॉफ़ी पे मूव कर जाएंगे. ठीक है, अब कोई डाई हार्ड फैन है टी का तो उसकी बात अलग है. अदरवाइज हम क्या कह रहे हैं कि अगर कॉफ़ी के प्राइस सब्सटेंशियली चेंज हो गए तो टी वाले कस्टमर भी कॉफ़ी पे मूव कर जाएंगे. फिर when the price falls, substitution effect is always positive, that is it always cause more to be demanded. Substitution effect will be stronger when the goods are close substitute, there is a low cost of switching to the substitute goods. हमने बात की थी कि substitutable जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, साथ साथ में लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग. यानी कि ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि अगर टी क्या होगी, महंगी होगी तो आप माचा पे शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि माचा और टी का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ स्विचिंग भी कैसी होगी, हाई. तो इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं सब्स्टिट्यूटेबिलिटी भी, क्लोज सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग भी कम है, और लो इनकन्वीनियंस है, यानी कि हमें कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, यानी कि हमें कोई रेसिपी नहीं सीखनी पड़ रही बहुत अच्छी कि भाई टी की जगह कॉफ़ी कैसे बनाए, कुछ नहीं है, सब कुछ ईजी है. आगे कह रहा है इनकम इफेक्ट, द इंक्रीज in demand on account of increase in real income is known as income effect. When the price of a commodity falls, the consumer can buy the same quantity of the commodity with lesser money, or he can buy more of some commodity with the same amount of money. In other words, as a result of fall in the price of commodity, consumers' real income or purchasing power increases. A part or whole of the resulting increase in real income can now be used to buy more of the commodity in the question. Given that the good is normal, therefore the demand for that commodity
demand for that commodity increases. However, there is one exception. In the case of inferior goods, the income effect works in the opposite direction of the substitution effect in case of inferior goods. So वो कह रहा है, देखो इनकम इफेक्ट की बात है तो हम कह रहे हैं इनकम अगर ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड ज़्यादा होती है, बस एक एक्सेप्शन है इसका, क्या, इन्फीरियर गुड्स। हमने बात की थी कि अगर इनकम ज़्यादा होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है, कम होती है। अदरवाइज हम कह रहे हैं इनकम ज़्यादा तो इनकम ज़्यादा और डिमांड ज़्यादा, और अगर रियल इनकम कम हो जाती है तो डिमांड कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है वो नेक्स्ट पॉइंट किससे रिलेटेड है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर से रिलेटेड है। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर क्या कह रहा है कि a consumer is in equilibrium, that is maximize its satisfaction when the marginal utility of the commodity and its price equalize according to the Marshall। देखिए मार्शल पे हमने पॉइंट किया हुआ है, ये मार्शल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्शल ने बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द कंज्यूमर हैज डिमिनिशिंग यूटिलिटी फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, देयरफॉर ही विल बी विलिंग टू पे ओनली लेस of each additional unit. A rational consumer will not pay more for less satisfaction. He is induced to buy additional unit only when the prices are lower. The operation of the diminishing marginal utility and the act of the consumer to equalize utility of the commodity with its price result in a downward sloping demand curve। तो हमने कहा था मार्शल कहता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है, यानी कि अगर हम कहें दूसरी यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है पहली यूनिट के मुकाबले कम होगा तो हम दूसरी यूनिट परचेज करने के लिए तभी राजी होंगे जब हमें क्या मिलेगी, दूसरी यूनिट पहली यूनिट से सस्ता मिलेगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो इस केस में हम कहीं ना कहीं क्या कहेंगे कि प्राइस कम होंगे तभी क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी। आ रही बात समझ में, ये बात करता है हमारा क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बात करता है हमारा अराइवल ऑफ द न्यू कस्टमर्स के बारे में। अराइवल ऑफ द न्यू कस्टमर क्या कहता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस गिरते हैं, मोर कंज्यूमर स्टार्ट बाइंग इट बिकॉज सम ऑफ दोज who could not afford to buy it earlier may now be able to buy it. This raised the number of the consumer of a commodity at the lower price and hence the demand for the commodity in question increases। आ रही बात समझ में, तो जब भी किसी गुड्स के प्राइस कम हो जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे जो पहले इस गुड्स को परचेज नहीं कर पा रहे थे वो लोग भी कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इन गुड्स को परचेज करेंगे। अगला कह रहा है डिफरेंट यूजेस। तो मैनी कॉमोडिटीज हैव मल्टीपल यूजेस, व्हेन द प्राइस ऑफ सच कॉमोडिटीज आर हाई they will be put to limited use only. If the price of such commodities fall they will be put to more number of user and therefore। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, देखो ये कह रहा है डिफरेंट यूजेस में कि बहुत सारी कॉमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके बहुत मल्टीपल यूजेस होते हैं, तो जब उनके प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी क्या हो जाएंगे, व्हेन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी आर हाई दे विल बी लिमिटेड यूज। तो हमने बात की थी मिल्क का यूज़ होता है, कर्ड बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी बना सकते हैं हम, है ना, मैंगो शेक बना सकते हैं। तो अगर हम क्या कहेंगे, मिल्क के प्राइस इंक्रीज हो गए तो हम उसका यूज़ क्या कर देंगे, लिमिटेड, कम यूज़ कर देंगे। और वहीं अगर मिल्क के प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में भी हम क्या करेंगे, उसका यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। आ रही बात समझ में। आगे कह रहा डिमांड विल इंक्रीज, thus increase in the number of use consequent of fall in the price make the buyer demand more of such commodity making the demand curve slopes downward। For example electricity। अब ये आता है exception to the law of demand, again a very important topic। अब हम ये पढ़ेंगे exception to the law of demand and expansion and contraction। आ रही बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले expansion और contraction से पहले, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की रीडिंग से पहले हम एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। देखिए सबसे पहले आपको इसमें कुछ एक्सेप्शन दिखाई दे रहे होंगे ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब ये मतलब क्या होता है एक्सेप्शंस का, ये समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमने बात की थी लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है हमारा, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किन्हीं भी गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उन गुड्स से होने वाली डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आ रही बात समझ में। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें प्राइस के इंक्रीज होने पे भी डिमांड डिक्रीज नहीं होती, बल्कि अगर हम कहें कि अगर किन्हीं गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो उनकी डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज नहीं होगी, या फिर हम कहें ना तो डिमांड इंक्रीज होगी ना तो डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब ऐसे कौन से गुड्स हैं, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले दे रखा है इन्होंने एग्जाम्पल किस चीज़ का, कॉन्स्पीशियस गुड्स का। अब देखिए कॉन्स्पीशियस गुड्स का मतलब क्या होता है, कॉन्स्पीशियस गुड्स का मतलब होता है महंगे गुड्स।
महंगे गुड्स का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, हमने है ना कुछ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कुछ टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट। एक वेबलिन इफेक्ट हमने पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कभी कभार कुछ गुड्स परचेज किए जाते हैं उनके महंगे होने की वजह से, क्योंकि जब हम उन गुड्स को परचेज करेंगे तो मार्केट में हमारी जो प्रेस्टीज है, जो इज्जत है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब भी मार्केट में अपनी प्रेस्टीज को इंक्रीज़ करने के लिए पर्टिकुलर महंगे गुड्स को हम परचेज करते हैं तो ये होते हैं हमारे कॉन्स्पिशियस गुड्स। आप इसमें क्या ले सकते हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो। एक सेकेंड, आप कॉन्स्पिशियस गुड्स में क्या कर सकते हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो। देखिए सबसे पहले है ना कॉन्स्पिशियस गुड में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कॉन्स्पिशियस गुड्स, अब कॉन्स्पिशियस गुड्स में जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो लेंगे हम सबसे, अगर इसका अच्छा एग्जाम्पल है तो है डायमंड। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर डायमंड सस्ता होगा तो क्या लोग उसे ज़्यादा बाय करेंगे, अब महंगा होगा तो उसे ज़्यादा बाय करेंगे। समझने की कोशिश कीजिए, जो डायमंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना, वो अपने महंगा होने की वजह से ही क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है, या क्या करने की वजह से, प्रेस्टीजियस वैल्यू को क्या करने की वजह से, क्रिएट करने की वजह से, प्रेस्टीज को क्रिएट करने की वजह से डायमंड को परचेज किया जाता है। वहीं अगर डायमंड क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो डायमंड की डिमांड भी क्या होगी, कहीं ना कहीं कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, कॉन्स्पिशियस गुड्स आर दोज गुड्स जो कि महंगे हैं, प्रेस्टीजियस वैल्यू को क्रिएट करते हैं, दैट्स वाई इन गुड्स को परचेज किया जाता है, ये होते हैं कॉन्स्पिशियस गुड। तो अगर डायमंड के प्राइस इंक्रीज होंगे ना, तो डायमंड की जो डिमांड है वो डिक्रीज नहीं होगी। आ रही बात समझ में? तो ये है हमारा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। आ रही बात समझ में? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस इंक्रीज होने से किन्हीं गुड्स की डिमांड अगर डिक्रीज नहीं होती है, दिस इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो ये था हमारा पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन देखिए क्या कह रहा है, गिवन गुड्स। हाँ, दिस एक्सेप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन गुड्स, अब समझने की कोशिश कीजिए व्हाट आर गिवन गुड्स। सबसे पहले एक इकोनॉमिस्ट हैं हमारे सर रॉबर्ट गिफिन। सर रॉबर्ट गिफिन स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया था, कुछ ब्रिटिश वर्कर्स के ऊपर रिसर्च की। अब सर रॉबर्ट गिफिन ने ब्रिटिश वर्कर्स के ऊपर क्या रिसर्च की कि समझने की कोशिश कीजिए, ब्रिटिश वर्कर्स क्या करते थे, अपनी अर्निंग से दो तरीके की गुड्स को क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। एक तो ब्रेड को कंज्यूम करते थे और एक मीट को कंज्यूम करते थे। अब समझने की कोशिश कीजिए, अगर सपोज दैट ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट 100 रुपीज़ कमा रहे हैं पर डे में, तो उस 100 रुपीज़ में से ये क्या करते थे, सपोज दैट 60 रुपीज़ की तो ब्रेड परचेज करते थे और 40 रुपीज़ का मीट परचेज करते थे। अब देखिए मीट है ना इतना महंगा आता है कि अगर ये 100 रुपीज़ का पूरा मीट परचेज करते तो इस केस में इनका जो पेट है वो भरता नहीं, है ना। आरी बात समझ में, क्या रह जाते, हंग्री रह जाते। इसी वजह से क्या करते थे कि पेट भरने के लिए तो ब्रेड खरीद लेते थे और टेस्ट के लिए ये लोग मीट खरीद लेते थे। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ब्रेड और मीट के बीच में अगर हम बात करें, सुपीरियर गुड्स कौन सा है और इन्फीरियर गुड्स कौन सा है। इन्फीरियर मतलब लो क्वालिटी गुड्स या लो प्राइस्ड गुड। तो इसमें से अगर हम बात करें तो ब्रेड इज अ इन्फीरियर गुड, ठीक है। अगर हमें इन्फीरियर गुड्स ना भी समझना हो फिर भी हम समझेंगे इन दोनों में से इन्फीरियर गुड्स कौन सा है, ब्रेड, और सुपीरियर गुड्स कौन सा है, मीट। अब क्या हो गया, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जो ब्रिटिश वर्कर्स है अपनी इनकम का कुछ हिस्सा ब्रेड में लगाते थे, कुछ हिस्सा मीट में लगाते थे। पर मीट में जो हिस्सा वो अपनी इनकम का लगा रहे हैं वो केवल वो पोर्शन होता था जिसको वो अपने टेस्ट के लिए क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। थोड़े समय बाद क्या हुआ है, जो ब्रेड है इसके प्राइस 60 रुपीज़ से इंक्रीज होकर 80 रुपीज़ हो गए। समझने की कोशिश कीजिए, तो अब वो कमा कितने रहे हैं, अब भी वो 100 रुपीज़ ही कमा रहे हैं और इस 100 रुपीज़ में से उन्हें 80 रुपीज़ किसके लिए देने पड़ेंगे, ब्रेड के लिए। मीट के लिए कितने बचेंगे इनके पास, 20 रुपीज़। तो सर रॉबर्ट गिफिन ने कहा कि जनरली क्या होता है, किसी भी गुड्स के अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर ब्रेड के प्राइस 60 रुपीज़ से इंक्रीज होकर 80 रुपीज़ हो गए हैं तो इस केस में ब्रेड की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जानी चाहिए थी।
पर समझने की कोशिश कीजिए, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट के पास ब्रेड का अल्टरनेटिव क्या है? ब्रेड का अल्टरनेटिव है मीट। तो क्या ब्रेड का कंजम्पशन कम करके ये इतना मीट खरीद सकते हैं जिससे इनका पेट जो है वो भर जाए? आंसर इज नो, नहीं खरीद सकते ना। तो इसी वजह से क्या करेंगे, ब्रेड के महंगा होने के बावजूद भी ये लोग ब्रेड के कंजम्पशन को ही क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और मीट के कंजम्पशन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। आ रही बात समझ में? ये अपनी इनकम का 80% हिस्सा किस पे लगाएंगे? ब्रेड पे, और केवल जो बचा हुआ 20% हिस्सा है वो किस पे लगाएंगे? मीट पे। तो हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, पर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइस ज़्यादा हो और डिमांड घटने की जगह या तो कांस्टेंट रहे या तो इंक्रीज हो जाए, दिस इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो गिवन गुड इज अ वेरी गुड एक्सेप्शन ऑफ द डिमांड। गिवन गुड्स कहता है कि कभी कभार दो गुड्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है कि अगर हम बात करें एक गुड्स के प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट को हम इतना परचेज नहीं कर सकते जितना परचेज करने से पहले गुड्स से हमारी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रही थी। आ रही है बात समझ में? इसी वजह से इस केस में ब्रेड के प्राइस इंक्रीज होने पे भी हमें ब्रेड को ही खरीदना पड़ेगा, मीट को हम ज़्यादा नहीं खरीद सकते। दिस इज़ द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो ब्रेड है, ब्रेड के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं फिर भी ब्रेड की डिमांड डिक्रीज नहीं हो रही। दिस इज़ द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। आ रही है बात समझ में? अब देखिए बाकी एक्सेप्शन देखते हैं। कॉन्स्पिशियस हो गया, अगर हम बात करें कॉन्स्पिशियस हो गया, गिवन गुड्स हो गया, ठीक है। अब चलेंगे कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी पे। एक तो था कॉन्स्पिशियस गुड, एक है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। अब समझने की बात की समझिए, एक है हमारा कॉन्स्पिशियस कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। अब कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी क्या होता है? कॉन्स्पिशियस यानी कि महंगा, नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत, महंगी ज़रूरतें। अगर हम बात करें कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कि जनरली अगर हम बात करें जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी अगर हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था कौन सा इफेक्ट, बैंड वैगन या डेमोन्स्ट्रेशन। अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या कहता है कि देखा देखी की वजह से हमने कुछ गुड्स परचेज किए। कौन से गुड्स हैं वो? सपोज दैट वो है टेलीविज़न, वो है वॉशिंग मशीन, ठीक है। टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी, एयर कंडीशनर। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये गुड्स ऐसे हैं जो कि एक्चुअली इन गुड्स की एक्चुअली एज सच नीड नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि इन गुड्स के बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर भी क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन ही देखा देखी की वजह से कि हमारे नेबर के यहाँ टेलीविज़न है तो हम भी टेलीविज़न लगवाएंगे, हमारे नेबर के यहाँ एसी है हम भी एसी लगवाएंगे, हम लोगों के रिलेटिव के यहाँ वॉशिंग मशीन है हम भी वॉशिंग मशीन लेके आएंगे। तो बहुत समय पहले लोगों की देखा देखी की वजह से जब इन गुड्स का कंजम्पशन हमने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे करके ये गुड्स हमारे लिए अब क्या बन गए हैं, नेसेसरी, यानी कि ज़रूरत बन गए हैं। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो टेलीविज़न हमारी नेसेसिटी नहीं थी, वॉशिंग मशीन नेसेसिटी नहीं थी, एयर कंडीशनर नेसेसिटी नहीं थी। पर अगर करंटली देखोगे तो हर घर की नेसेसिटी है, टेलीविज़न भी, वॉशिंग मशीन भी और एयर कंडीशनर भी। अब लोग इनके बिना अपनी जीवन को इमेजिन ही नहीं कर सकते। आ रही ना बात समझ में? तो ये नेसेसिटी कैसी है, महंगी है। महंगी होने के बाद भी क्या है, नेसेसिटी की डिमांड कम हो जाएगी? आंसर इज नो। अगर हम कह रहे हैं कि जो एयर कंडीशनर है वो एयर कंडीशनर पहले 40,000 रुपीज़ का आ रहा था और अब वो एयर कंडीशनर 60,000 रुपीज़ का आ रहा है, तो क्या प्राइस के बढ़ने की वजह से एयर कंडीशनर की डिमांड डिक्रीज होगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि दिस इज अ नेसेसिटी, यानी कि ज़रूरत, और ज़रूरत की डिमांड कम नहीं होती। नेसेसिटी हमारा एक और एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है, पर ये कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, यानी कि ऐसे नेसेसिटी जो कि महंगी है, महंगी होने के बाद भी हम इनका क्या नहीं कर सकते, कंजम्पशन को डिक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लिविंग में। आ रही बात समझ में? चल सकते हैं आगे। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी के बाद अगर हम बात करें, ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। अब हम एक बात करते हैं एक्सपेक्टेशन। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा है ना ऐसे
बीच में लाइनिंग कर लेते हैं, इससे पता चल जाए हम कहाँ चल रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेज। अब समझने की कोशिश कीजिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेज हमने वैसे समझा हुआ था। सपोज दैट पेट्रोल है, पेट्रोल के प्राइस दे रखे हैं, एक यस्टरडे का प्राइस दे रखा है, एक टुडे का प्राइस दे रखा है, और एक टुमारो का एक्सपेक्टेड प्राइस है। ठीक है, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, टुडे यानी कि आज वाला कल, आज वाला कल नहीं, और टुमारो यानी कि आने वाला कल। सपोज दैट पर लीटर के जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो कल तो थे 80 रुपीज़ पर लीटर, आज हैं 85 रुपीज़ पर लीटर, पर मुझे एक्सपेक्टेशन है कि कल जाके जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो कितने हो जाएंगे? 90 रुपीज़ पर लीटर हो जाएंगे। तो आज प्राइस क्या है? बढ़ा हुआ है। क्या बढ़े हुए प्राइस पे मैं पेट्रोल की डिमांड कम करूंगी या ज़्यादा? अगर मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में जाके जो प्राइस है वो 85 का 90 हो जाएगा, तो आज बढ़े हुए प्राइस पे भी मैं पेट्रोल की डिमांड को क्या कर दूंगी? इंक्रीज करूंगी, डिक्रीज नहीं करूंगी। आ रही ना बात समझ में? अगर मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि 80 से प्राइस 85 हुआ है, पर 85 से 90 भी होने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगी? आज इंक्रीज प्राइस पे भी डिमांड को डिक्रीज ना करके क्या करूंगी? इंक्रीज करूंगी। आ रही बात समझ में? ऐसे वर्क करती है हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस। और ये बात हमने की भी थी जब हमने ऊपर पढ़ा था ना, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, और साथ साथ में हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में टिप्पर ए CNG में हमारी ई से था एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस। आ रही बात समझ में? किसी को दिक्कत यहाँ तक? पक्का? चलते हैं आगे, है ना। 1-2 पेजेस और ले लेते हैं बस। दिस यूनिट नंबर 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और होप आप सबको ये यूनिट अभी तक अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इसमें ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट पोर्शन नहीं है। अब गिवन गुड्स हमारा हो चुका है, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी हो चुकी है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस हो चुके हैं। अब आता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इरेशनल बिहेवियर, नेसेसिटी और स्पेकुलेटिव गुड्स। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। या फिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इरेशनल बिहेवियर। सपोज दैट वही वाली बात कि हमारे पास क्या है कि इरेशनल इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती तो हम साउंड डिसीजन लेते। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ा है तो हम डिमांड को डिक्रीज कर देते। आ रही बात समझ में? अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज किसी गुड्स का प्राइस कल 90 रुपीज़ था, आज किसी गुड्स का प्राइस 100 हो गया है, और कल जाके फिर दोबारा ये प्राइस 95 हो जाएगा, तो मैं क्या करती? क्या बढ़े हुए प्राइस पे डिमांड को बढ़ाती? आंसर इज नो। मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कल जाके 95 हो जाएगा, तो बढ़े हुए प्राइस पे मैं डिमांड को कम कर देती। पर मेरे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो 90 से 100 हुआ है, अब ये प्राइस डिक्रीज होगा ही नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो इस केस में बढ़े हुए प्राइस पे मैं डिमांड को बढ़ा दूंगी। आ रही बात समझ में? या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आज 100 रुपये है, कल जाके 105 हो जाएगा प्राइस, तो मैं क्या करूंगी? ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। मार्केट में इन्फॉर्मेशन कंप्लीट थी कि 100 का प्राइस कल जाके 95 होने वाला है, पर मेरे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है 100 का प्राइस 105 हो जाएगा। दिस इज द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या इरेशनल बिहेवियर। मार्केट वालों ने मुझे सही बताया था कि आज जो प्राइस 90 है और कल जो प्राइस 90 था आज 100 है, कल जाके 95 हो जाएगा, पर मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं भरोसा मार्केट के लोगों पे, मैं तो 100 रुपये पे अभी क्या कर दूंगी? प्राइस इंक्रीज हुआ है पर डिमांड भी इंक्रीज कर दूंगी। आ रही बात समझ में? इरेशनल बिहेवियर, लोगों की बात में मान ही नहीं रही हूँ। चल सकते हैं आगे, पक्का। इसके बाद बात आती है किसकी? नेसेसिटी की। नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत। फॉर एग्जाम्पल एक नेसेसिटी है आपकी सॉल्ट, ठीक है। अब अगर सपोज दैट सॉल्ट के प्राइस इंक्रीज हो गए, सपोज दैट 1 kg का जो सॉल्ट का पैकेट आता है, सपोज दैट 80 रुपीज़ का आता है, ठीक है। अब वो 1 kg सॉल्ट की जो कीमत है वो 80 रुपीज़ से बढ़कर 85 हो गई या 90 रुपीज़ पर kg हो गई, तो क्या आप पहले जितना सॉल्ट अपने फूड में यूज़ करते थे उससे कम सॉल्ट यूज़ करोगे?
आंसर इज नो, अ बिग नो। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं जो नेसेसिटी होती है ना, उनकी डिमांड प्राइस के बढ़ने से चेंज नहीं होती। जो चीज़ चाहिए वो तो चाहिए ही ना। सॉल्ट अगर खाने में डालना है तो डालना ही है ना, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो नेसेसिटी के केस में भी क्या नहीं होती, डिमांड डिक्रीज नहीं होती। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स, स्पेकुलेटिव गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स जिन पे हम क्या लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं। तो जिन गुड्स पे हम क्या लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, वो गुड्स के अगर प्राइस बढ़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अगर आज किन्हीं स्पेकुलेटिव गुड्स, यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मार्केट में से फ्यूचर्स ऑप्शंस ये सारी चीज़ें बाय कर रही हूँ। फ्यूचर ऑप्शन अगर आपको पता हो या ना पता हो, फ्यूचर्स ऑप्शंस में क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली शेयर परचेज करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, आज मैं रुपये जमा कराती हूँ और आज ही मुझे शेयर्स की डिलीवरी मिल जाती है मेरे डीमैट अकाउंट में। पर अगर हम बात करते हैं किसकी, फ्यूचर्स ऑप्शन की, तो फ्यूचर्स ऑप्शन में मैं फ्यूचर के प्राइस पे सट्टा लगाने की कोशिश करती हूँ कि फ्यूचर में जो प्राइस होगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है आज जो शेयर 100 का है, फ्यूचर में जाके 105 का होगा, तो मैं आज तो पोजीशन लगा देती हूँ शॉर्ट की और आगे जाके लगा दूंगी पोजीशन लॉन्ग की। यानी कि 100 रुपये जब प्राइस है, मैं लगाती हूँ इतनी बार, तो इन शेयर्स को क्या कर लो, परचेज कर लो, और जब 105 हो जाएगा ना, तब इन शेयर को सेल कर लेना, और जो डिफरेंस के 5 रुपये हैं वो मेरे खाते में आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? इसको कहते हैं फ्यूचर्स ऑप्शन। या फिर मैं कह रही हूँ सपोज दैट आज प्राइस है 110, तो आज तो मैं क्या करूँगी, सेल की पोजीशन लगा दूंगी, और फ्यूचर में जाके मुझे एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस हो जाएगा 100 रुपीज़, तो तब जाके परचेज कर लूँगी शेयर को। फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, वादे के सौदे जो होते हैं ना, वो होते हैं स्पेकुलेटिव। इतनी बात समझनी है आपको केवल। तो जो स्पेकुलेटिव गुड्स होते हैं उनकी डिमांड ही तब बढ़ती है जब प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो कि ना नेचर बुलिश, यानी कि हमें लगता है मार्केट ऊपर ही जाएगी अब, ठीक है। जैसे कि अभी करंटली सिल्वर के साथ हो रहा था, सिल्वर कितनी हो गई थी, सपोज दैट अगर आपको पता हो कि पहले सिल्वर थी 1 लाख अप्रॉक्स की, 1,20,000 अप्रॉक्स की, फिर बढ़ते 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 4,20,000 हो गई। अब लोगों को क्या लग रहा है कि बढ़ रही है तो और बढ़ेगी। आ रही है ना बात समझ में? तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके प्राइस अगर बढ़ रहे हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में और बढ़ेंगे। ये स्पेकुलेटिव है, ये सट्टे वाले सौदे हैं। आ रही बात समझ में? तो स्पेकुलेटिव गुड्स का मतलब ऐसे सट्टे वाले सौदे जिनमें हमें लगता है कि अगर इनके आज प्राइस बढ़े हैं तो कल भी इनके प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये होता है इन गुड्स की वजह से भी क्या होता है, इन गुड्स के नेचर की वजह से क्या होता है, इनकी डिमांड प्राइस बढ़ने के साथ बढ़ती है, कम नहीं होती है। आ रही बात समझ में? देखिए बाकी तो सब हमने रीडिंग कर ली थी। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया हमारा, नेसेसिटी हो गई, स्पेकुलेटिव डिमांड होगी, हमने बाकी सब रीडिंग कर ली थी। अब एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड की रीडिंग बची है, साथ साथ में रीडिंग बची हमारी एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज की। आ रही बात समझ में? चलिए तो अब क्या करते हैं, हम रीडिंग पर चलते हैं थोड़ा सा। अब चलते हैं हम रीडिंग पे। देखिए रीडिंग में आ गए हम एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड पे। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग बीइंग इक्वल, मोर ऑफ अ कमोडिटी विल बी डिमांडेड एट लोअर प्राइजेस देन एट अ हायर प्राइजेस। यानी कि ज़्यादा चीज़ें कब डिमांड की जाती है, कम प्राइस पे, यानी कि प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम। द लॉ ऑफ डिमांड इज वैलिड इन मोस्ट केसेस, हाउएवर देयर आर सर्टेन केसेस वेयर दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। पहला क्या कह रहा है, कॉन्स्पिशियस गुड्स, articles of prestigious value or snob appeal or articles of the conspicuous consumption are used by rich people as status symbol for enhancing their social prestige or and for displaying wealth. These articles will not conform to the usual law of demand as they become more attractive only if their prices are high, or keep going on. This was found out by Veblen in this doctrine of the conspicuous consumption and hence this effect is called the Veblen effect। यही वाली बात हमने की थी कि जो conspicuous goods होते हैं, conspicuous यानी कि महंगे गुड्स, उनमें कौन सा इफेक्ट इन्वॉल्व होता है, Veblen इफेक्ट। Veblen इफेक्ट का मतलब ये गुड्स जो है परचेज ही इसी वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि ये गुड्स कैसे हैं, महंगे हैं। स्टेटस सीकिंग रिच पीपल क्या करते हैं, Veblen इफेक्ट की वजह से इन गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, देखो कि और प्रेस्टिजियस गुड इफेक्ट, Veblen effect take place as some consumer measures the utility of a commodity by its price. That is, if the commodity is expensive, they think that it has got more utility. As such, they buy less of the commodity at low prices and more of its commodity at high prices.
Diamond are often given as an example of this case. Higher the price of the diamonds, higher is the prestige value attached to them and higher the demand of the diamond. तो क्या कह रहा है, डायमंड की प्राइस जितने ज़्यादा होंगे डायमंड की डिमांड क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। आगे कह रहा है, आगे कहता है कि सर रॉबर्ट गिफिन गुड्स का मतलब क्या था, हमने बात की थी, सर रॉबर्ट गिफिन ने स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक प्रयोग किया था, रिसर्च की थी किसके ऊपर, ब्रिटिश वर्कर्स के ऊपर, ब्रेड और मीट वाली, है ना। तो क्या कह रहे हैं, सर रॉबर्ट गिफिन अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन वाज surprised to find out that as the price of bread increased, the British worker purchased more bread and not less of it. This was something against the law of demand. Why this happened? The reason given for this is that when the price of bread went up, it caused such a large decline in the purchasing power of the poor people and they were forced to cut down the consumption of the meat. यानी कि जो लोग गरीब हैं उनको क्या करना पड़ा था, मीट का कंजम्पशन कट डाउन करना ही पड़ रहा था ब्रेड से अपना पेट भरने के लिए, एंड अदर मोर एक्सपेंसिव फूड्स को भी कंजम्पशन उन्हें डिक्रीज करना पड़ा था। सिंस ब्रेड इवन when its price was higher than before was still the cheapest food article, people consumed more of it and not less of it. Such goods which exhibit direct price demand relationship are called Giffen goods. Generally, those goods which are inferior with no close substitute available and which occupy a substantial place in consumer budget are called the Giffen goods. All Giffen goods are inferior goods, but all inferior goods are not Giffen goods. ये लाइनें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये आपके एग्जाम में देखी जा सकती है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि all Giffen goods are inferior goods, but all inferior goods are not Giffen goods. ठीक है, आ रही है बात समझ में, आपको ये लाइन अंडरलाइन करनी है। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ऑफ द गिफिन गुड्स आर कोर्स ग्रेन लाइक बाजरा, लो क्वालिटी राइस एंड वीट। तो ये बाजरा वगैरह, लो क्वालिटी राइस, वीट्स, ये क्या है, गिफिन गुड्स के एग्जाम्पल। ठीक है, चीप आते हैं पर इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है और ये आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे आता है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। कॉन्स्पिशियस का मतलब महंगी और नेसेसिटी का मतलब ज़रूरत है। कौन सी महंगी ज़रूरत है, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, ये सब। द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इज अफेक्टेड बाय द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट of the consumption pattern of a social group to which an individual belongs. These goods, due to their constant uses, become necessities of the life. For example, in spite of the fact that the price of television set, refrigerator, air conditioner, etc. have been continuously rising, their demand does not show any tendency to fall. तो ये जो एयर कंडीशनर है, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, इनके प्राइस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी इनकी डिमांड कभी कम नहीं होती। पहले अगर आप देखोगे जब इनके प्राइस कम थे तो किसी के घर में देखने को मिलते थे, अब इनके प्राइस ज़्यादा है, हर किसी के घर में देखने को मिलेंगे। आ रही बात समझ में। Future expectation about the prices. It has been observed that when the prices are rising, household expecting that the price in the future will be even higher tend to buy larger quantities of such commodities. For example, when there is a widespread drought, people expect that price of the food grain would rise in future. They demand greater quantities of the food grain even as their price rises. On contrary, if the prices are falling and people anticipate further fall, rather than buying more, they postpone their purchase. However, this is to be noted that here it is not the law of demand which is invalidated. There is a change in one of the factor which was held constant while deriving the law of demand, namely change in the price expectation of the people. वो क्या कह रहे हैं, कभी कभार कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं पर हमें एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में और इंक्रीज होंगे, तो इस इंक्रीज प्राइस पे भी हम उसके डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। और कभी कभार कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं पर हमें एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में जाके प्राइस और डिक्रीज होंगे, तो हम उनकी डिमांड को क्या कर देते हैं, डिक्रीज प्राइस पे भी और डिक्रीज कर देते हैं डिमांड। आगे कह रहा है incomplete information and irrational behavior. The law has been derived assuming consumer to be rational and knowledgeable about market condition. However, at times consumer have incomplete information and therefore make inconsistent decision regarding the purchases. Similarly, in practice, a household may demand larger quantities of a commodity even at a higher prices because it may be ignorant of the
ruling price of the commodity under such circumstances, the law will not remain valid. Sometimes consumers tend to be irrational and make impulsive purchase without any rational calculation about the price and the usefulness of the product, and in such context of the law of demand falls. आ रही बात समझ में? कभी कभार कुछ क्या करते हैं लोग, irrational क्या लेते हैं, जजमेंट्स लेते हैं. प्राइस डिक्रीज हो गए फिर भी क्या कर रहे हैं, डिमांड को डिक्रीज कर रहे हैं, या प्राइस इंक्रीज हो गए फिर भी डिमांड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. आ रही बात समझ में? आगे आता है डिमांड फॉर नेसेसिटीज. The law of demand does not apply much in case of necessary of life, irrespective of the price change. People have to consume the minimum quantities of the necessary commodities. लोगों को minimum quantity तो necessary commodities की क्या करनी पड़ेंगी, purchase करनी ही पड़ेंगी. Speculative goods. In the speculative market, particularly in the market for stock and share, more will be demanded when the price are rising and less will be demanded when price are decline. तो speculative goods में क्या होता है, जब उनके प्राइस बढ़ेंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होंगे तो उनकी डिमांड कम होगी. The law of demand also fail if there is any significant change in other factor on which demand for a commodity depends. If there is a change in income of the household or in the price of the related commodities or in the taste and fashion etc, the inverse demand and the price relation may not hold good. तो वो क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डिमांड का फेल हो जाता है जब कुछ सिग्निफिकेंट चेंज होता है अदर फैक्टर में, क्योंकि हमने बात की थी लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, पर अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज अदर चीज़ों में हो जाएगा तो लॉ ऑफ डिमांड क्या नहीं कर पाएगा, सही से काम नहीं कर पाएगा. इतनी सी बातें कहता है. फिर आती है बारी किसकी, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की. हमने बात की थी अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होती है तो ये होता है एक्सेप्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन. और अगर हम बात करते हैं कि प्राइस को छोड़ के अगर हम कहते हैं अदर थिंग्स की वजह से डिमांड बढ़ती या कम होती है, उसको कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, और इंक्रीज और डिक्रीज में शिफ्ट इन द डिमांड कर्व होता है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट. The demand schedule, demand curve and law of demand all shows that when the price of a commodity falls, its quantity demanded rises. जब क्या होगा, डिमांड कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो जाएगी. अदर थिंग बीइंग इक्वल, व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज. इन इकोनॉमिक्स सेज दैट देयर इज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन द there is an expansion of the demand, and when as a result of increase in the price quantity demanded decrease, we say that there is a contraction of the demand. For example, suppose the price of the apple is 100 rupees per kg and consumer buy 1 kilogram at that price. Now if other thing such as income, price of the other goods, taste of the consumer remains same, but the price of the apple falls to 80 rupees per kilogram and the consumer now buys 2 kilogram of the apple, we say that there is a change in quantity demanded or there is an expansion of the demand. On the contrary, the price of apple rises from 150 and the consumer buys only half a kilogram, we say there the contraction. तो वो क्या कह रहा है, जनरली जो प्राइस था कितने का था, 100 रुपये का था, 100 रुपये पर किलो का, तो जो कंज्यूमर है वो 1 किलो बाय कर रहे थे. अब 80 रुपये का हो गया तो कंज्यूमर 2 किलो बाय कर रहे हैं, यानी कि प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई. अगर ऐसा कुछ है तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड. पर हम कह रहे हैं कि प्राइस पहले 100 का था, अब प्राइस कितना हो गया, 150 रुपये का. 150 रुपये का प्राइस होने की वजह से पहले 1 किलो परचेज किया जा रहा था, अब हाफ के जी परचेज किया जा रहा है, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन. द फिनोमिना ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड आर शोन इन फिगर नंबर 3. द फिगर शोज दैट when price is OP, when price is OP, the quantity demanded is OM. देखिए OP OM दे रखा होगा इसमें, ठीक है. फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, OP OM गिवन अदर थिंग इक्वल व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस OP2. देखिए एक तो है, देखिए आप एक सेकेंड, देखिए डायग्राम में देखो, ये है O, ये है P. तो जब प्राइस है OP यानी कि ये वाला प्राइस है, तो डिमांड कितनी है, OP के पास डिमांड है OM, ठीक है. और जब प्राइस हो गया OP2 की बात कर रहा है ना, OP2 तो डिमांड कितनी हो गई, OL. दिखाई दे रहा होगा सबको, है ना, इजीली दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने भी कहा होगा OL. और जब प्राइस हो गया OP1 तो डिमांड कितनी हो गई, ON. आ रही बात समझ में? तो देखियो जब प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड कैसी हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट है. अपवर्ड मूवमेंट यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड. और जब प्राइस क्या P से P1 हो गया तो डाउनवर्ड मूवमेंट है. डाउनवर्ड मूवमेंट यानी कि एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड.
इतनी सी बात है, ईजी सी। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, वी सेड देयर इज अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड और कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिमांड और एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. Similarly, as a result of fall in the price of OP, the quantity demanded rises to ON. We say that there is an expansion of the demand or a rise in quantity demanded or a downward movement on the same demand curve. Increase and decrease in demand. Till now, we have assumed that the other determinants of the demand remain constant. अभी तक हमने क्या सोचा था कि सारी की सारी अदर फैक्टर कैसे कांस्टेंट, केवल प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज हो रही है, तो वो था एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन. पर अब हम क्या सोच रहे हैं, देखिए, remain constant when we are analyzing the demand of a commodity. It should be noted that expansion and contraction of the demand take place as a result of change in the price, while other determinants of the price like income, taste, propensity to consume and price of the related goods remain the constant. The other factor remaining constant means that the position of the demand curve remains the same and the consumer moves downward and upward on it. तो इसमें क्या हो रहा था, केवल upward movement हो रहा था, downward movement हो रहा था. These are factors other than price, यानी कि non price factors or condition of the demand which might cause either an increase or decrease in the quantity of the particular goods और सर्विसेज. यानी कि अब हम बात करेंगे नॉन प्राइस फैक्टर्स के बारे में. नॉन प्राइस फैक्टर कौन सा है, टिप्पर ए सीएनजी में से केवल पी हटा दोगे, बाकी फैक्टर्स कौन से हैं, नॉन प्राइस फैक्टर्स. इनकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है, तो या तो वो इंक्रीज होगी या तो वो डिक्रीज होगी. दैट बायर्स प्रिपेयर टू डिमांड एट अ गिवन प्राइस, यानी कि प्राइस सेम रहेगा, उस पर ही डिमांड चेंज हो जाएगी. आगे कह रहा है ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज दैट बायर्स आर प्रिपेयर टू डिमांड एट अ गिवन प्राइस. फिर उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट हैपन इफ देयर इज अ चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स और अदर फैक्टर ऑन विच डिमांड डिपेंड्स. एज ए एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर व्हाट हैपन टू द डिमांड फॉर कॉमोडिटी एक्स इफ द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस. अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो उसकी डिमांड पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बताता है लॉ ऑफ, ठीक है, डिमांड. आगे कह रहा है टेबल नंबर 3 शोज द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कॉमोडिटी एक्स. सबसे पहले क्या कह रहा है, 2 डिमांड शेड्यूल फॉर कॉमोडिटी एक्स है. सबसे पहले दे रखा है आपको ABCDE, प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी ऑफ द एक्स दे रखा है, डिमांडेड व्हेन एवरेज हाउस होल्ड इनकम. अब इनकम के हिसाब से 2 चीज़ें देखी है ना, पहले इनकम कितनी है 5,000 रुपये पर मंथ, अब इनकम कितनी है 10,000 रुपये पर मंथ. इनकम अगर इंक्रीज हो जाएगी तो चाहे प्राइस बढ़ जाए तो भी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो पहले देखिए प्राइस कितना था 1 रुपये, तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 60 रुपये, अब 65 हो गई क्योंकि इनकम बढ़ गई. 2 रुपये था तो पहले कम हो जा रहा था, 35 हो रहा था, अब 35 की जगह कितना है 40. उसके बाद 3 रुपये था तो पहले 20 था, अब कितना है 25. अब जब 4 रुपये हो गया तो पहले हम 15 यूनिट खरीदते थे, अब हम 20 यूनिट खरीदेंगे. और जब 5 रुपये था तो पहले हम 10 यूनिट खरीदते थे, अब हम 15 यूनिट खरीदेंगे. आ रही बात समझ में. अब देखिए यहाँ पे अभी क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये तो आगे प्राइस 0 1 2 3 4, पहले एक डिमांड कर्व. एक डिमांड कर्व इसके बारे में बात कर रहा है 10 15, ये इसके बारे में 10 15 20 35 60. तो क्या कह रहा है, देखो 10 15, एक सेकंड, ये रही ना, 10 है, 15 है, 20 है, 35 है, 60. दूसरा डिमांड कर्व 15 20 25 40 65, 15 20 25 40 65. अब देखिए पहला डिमांड कर्व तो ये है, दूसरा डिमांड कर्व ये, जो डी से रिप्रेजेंट हो रहा है वो फर्स्ट है, D1 से रिप्रेजेंट हो रहा है वो सेकंड डिमांड कर्व है. अब देखो जो डिमांड कर्व है क्या उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हुआ है, आंसर इज नो. इस डिमांड कर्व में क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, यानी कि डिमांड कर्व ही चेंज हो गया. The two set of data are plotted in figure 4 as DD pertaining to the demand when the average household income is 5,000 and DD when the income is 10,000. We find that with increase in income, the demand curve for X has shifted. In this case, it has shifted to the right. The shift from DD to DD1 indicates an increase in the desire to purchase X at each possible price. For example, the price of ₹4 per unit, 50 units demanded when average household income is 5,000 per month, और when average household income is 10,000 per month 20 units demanded. ऐसी बात इसने पूरे में की हुई है कि X are demanded at 4, price of 4, you can similar increase in demand at each price since this increase would occur regardless of what the market price is. The result would be shift
to the right of the entire demand curve. Alternatively, we can ask what price consumer would be willing to pay to purchase a given quantity, say 15 unit of X. With greater income, they should be willing to pay a higher price of 5 instead of 4. A rise in the income thus shift the demand curve the rightward. देखो इंक्रीज इन इनकम होगी, डिमांड कर्व ऐसा हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट. राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब डिमांड में इंक्रीज हो जाएगा. वेयर एज अ फॉल ऑफ द इनकम विल अपोजिट साइड. अगर इनकम कम हो गई, डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द लेफ्ट. Any change that increase that quantity demanded at every price shift the demand curve to the right and is called the increase in the demand. Any change that decrease the quantity demanded at every price shift the demand curve to the left and is called a decrease in the demand. Figure number 5a, 5b illustrate increase and decrease in demand respectively. When there is increase in the demand curve shifts to the right and more quantity will be purchased at a given price. A decrease in the demand causes the entire demand curve to shift to the left and we find that less quantity is purchased. देखो क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज होते डिमांड कर्व D1 से D2 पे शिफ्ट कर गया और इनकम डिक्रीज होते D1 से D2 पे यहाँ शिफ्ट कर गया. तो जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो इंक्रीज डिमांड, जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो डिक्रीज इन डिमांड. आ रही बात समझ में. द टेबल below summarize the effect of non-price determinants on the demand. Change in determinants other than price that cause increase in demand. तो इससे क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा ऑफ द डिमांड कर्व, मोर डिमांड एट अ गिवन प्राइस. राइज इन द इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, या तो इनकम इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज इन द वेल्थ इंक्रीज हो गई. प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट राइज हो गया, यानी कि अगर हम कह रहे हैं हम कॉफ़ी की डिमांड की बात कर रहे हैं, प्राइस टी के बढ़ गए थे, टी के प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफ़ी की डिमांड हमने इंक्रीज कर दी थी, तो ये भी कहाँ जाएगा. फिर उसके बाद आता है, इससे भी क्या हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अगर मैं टी और शुगर एक साथ कंज्यूम कर रही हूँ, शुगर के प्राइस कम होगा, टी ज़्यादा कंज्यूम करूँगी. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द बायर. चेंज in taste in favor of the commodity, a redistribution of income to the groups of people who favor the commodity, an expectation that price will rise in the future, government policy encouraging consumption of the good, example grant of the consumer. इसने ना सारे अदर फैक्टर बता दिए हैं. फिर कह रहा है डिक्रीज इन द डिमांड. डिक्रीज इन द डिमांड में सारे फैक्टर्स को उन्होंने डिक्रीज कर दिया होगा, मतलब अपोजिट चेंज कर दिया होगा. जैसे यहाँ पे इनकम राइज हो रही है, यहाँ पे इनकम फॉल हो गई होगी. यहाँ पे क्या हो रहा है, वेल्थ ऑफ द नॉर्मल गुड्स. अगर हम बात करें वेल्थ इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स के केस में अगर हम करें हमारे पास पैसे, यहाँ पे वेल्थ इंक्रीज हो गई, यहाँ डिक्रीज हो गई होगी. यहाँ सब्स्टिट्यूट के प्राइस इंक्रीज हो गए, यहाँ सब्स्टिट्यूट के प्राइस डिक्रीज हो गए होंगे. यहाँ कॉम्प्लीमेंट के प्राइस फॉल हो गए, यहाँ कॉम्प्लीमेंट के प्राइस राइज हो गए होंगे. यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो गए, यहाँ नंबर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज हो गए. यहाँ पर टेस्ट चेंज हो गया है इन फेवर ऑफ द कॉमोडिटी, यहाँ अगेंस्ट में टेस्ट चेंज हुआ है. यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम जो है इवनली है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, डिफरेंट होगा, यानी कि अनइक्वल होगा. यहाँ एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में जाके प्राइस बढ़ेंगे, यहाँ एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में जाके प्राइस गिरेंगे. अगला कह रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, एनकरेज करना चाहती है कंजम्पशन ऑफ द गुड, ग्रांट देके, और यहाँ पे गवर्नमेंट बैन लगाना चाहती है. नेक्स्ट पॉइंट कहता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. इन दोनों के बीच में क्या बताया गया है, डिफरेंस बताया गया है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. क्या कह रहा है ये, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस डिसीजन मेकर्स टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन इन डिफरेंस बिटवीन अ मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व. अ मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व इंडिकेट्स चेंजेस in the quantity demanded because of price changes, other factor remaining constant. A shift of the demand curve indicates that there is a change in demand at each possible price because one or more other factor such as income, tastes or price of some other goods have changed. Thus, when an economist speaks of an increase or a decrease in the demand, he refers to a shift of the whole curve because one or more of factors which were assumed to remain constant earlier have changed. When the economist speaks of change in the demand, change in quantity demanded, he means movement along the demand curve. वो क्या कह रहा है, अगर इकोनॉमिस्ट कहता है कि डिमांड कैसी हुई है, इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, तो उसका मतलब है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. और जब वो केवल कहता है कि जो डिमांड है वो चेंज हुई है, उसका मतलब मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, विच हैपन्स ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी. इन शॉर्ट, चेंज इन डिमांड रिप्रेजेंट शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व to the right or left resulting from changes in factor such as income, taste, price of other goods, etc. And change in quantity demanded represent movement upward or downward on the same demand curve resulting from a change in the price of the commodity.
When demand increases due to factor other than price, firm can sell more at an existing price, resulting in increased revenue. The objective of advertisement and all other sales promotion activities by any firm is to shift the demand curve to the right and reduce the elasticity of the demand. However, additional demand is not free of cost as the firm have to incur expenditure on the advertisement and sale promotion. तो वो कह रहा है एडवर्टाइजमेंट जितना ज़्यादा करेगी फर्म, सेल्स प्रमोशन जितना ज़्यादा करेगी फर्म, उतना ही ज़्यादा क्या होगा कहीं ना कहीं उस गुड्स के पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी. तो कहीं ना कहीं वो क्या कह रहा है कि अगर हमें डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज़ कराना है तो फर्म को कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ेगा, इनकर करना पड़ेगा, तभी जाके उस गुड्स की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज़ होगी. केवल इतनी सी बात उसने बताई है. उसके बाद आपको समझने की ज़रूरत है, इसने एक वर्ड यूज़ किया इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी वाला जो टॉपिक है अब हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. आज की क्लास में हम इतना ही टॉपिक रखेंगे. अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने समझा व्हाट इज़ डिमांड. डिमांड के बाद हमने समझा व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड. साथ साथ में हमने पढ़ा व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड, इक्वेशन ऑफ द डिमांड, डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल. साथ साथ में हमने पढ़ा एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. बहुत सारी चीज़ें हमने क्या करी हैं इस क्लास में कवर की हैं. नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड. ओके, तो थैंक यू वेरी मच. अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे नोट डाउन कर सकते हैं. थैंक यू.